हेलो, वेलकम टू सीआर क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम सीबीएसई क्लास 9 के हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक्स। सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी विल कवर: इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, then we will try to understand something about liberals, radicals and conservatives, then industrial society and social change. Our next topic will be the coming of socialism to Europe, and our last topic for this lecture will be support for socialism. So let us start with the very first topic of our lecture, introduction. Okay. सो इन द प्रीवियस चैप्टर, यानी जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर है, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिकली दीज आइडियाज़ सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में फ्रीडम और इक्वलिटी का जो आइडिया है वो सर्कुलेट होने लगा। बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एस्टेट्स। ये हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी देखा है। इन फ्रेंच रेवोल्यूशन वी हैव स्टडीड दैट द होल सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 estates. फर्स्ट estate belonged to clergy, second estate belonged to nobility and the third estate belonged to the common people. थर्ड estate जो है वो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोग वो थर्ड estate से बिलोंग करते थे। सो ऑल द इकोनॉमिक एंड सोशल पावर of the society were in the hands of aristocracy and church. They were the most powerful group of people. But suddenly after the revolution, it seemed possible to change this. तो after French Revolution लोगों को ऐसा लगने लगा कि this kind of society can change. We can change this society with a revolution. Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरोप में सभी लोग अपने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे। सो नॉट एवरीवन वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सभी लोग नहीं चाह रहे थे। सम पीपल एक्सेप्टेड दैट चेंज वाज नेसेसरी बट विश्ड फॉर ग्रेजुअल शिफ्ट। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि चेंज तो होना चाहिए सोसाइटी में, बट द चेंज शुड बी ग्रेजुअल इन नेचर, धीरे धीरे चेंज होना चाहिए। वाइल अदर्स वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि नहीं, चेंज होना चाहिए और वो रेडिकली चेंज होना चाहिए, यानी उस चेंज का जो पेस है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुअल चेंज होने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो देयर वर टू काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजीज एंड ये जो दो काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज थे वो बेसिकली डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स के थे, ठीक है। सो सम ऑफ देम वर कॉल्ड कंजर्वेटिव्स वाइल अदर्स वर कॉल्ड लिबरल्स और रेडिकल्स, ठीक है। तो अब इन सारे ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। We will look at briefly at some of the important political traditions of 19th century and see how they influence change, ठीक है। So this is the introduction of our chapter and through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. So we will also study about socialism, but socialism के बारे में हम लोग अपने दूसरे यूनिट्स में डिस्कस करेंगे। This chapter only discusses about the introduction of socialism, what is socialism and how socialism actually came into Europe. So this is the introduction of our lecture. Now our next topic for discussion is who were liberals, radicals and conservatives. तो इन तीनों group of people के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। So what were the ideologies of liberals? So liberals wanted a nation which tolerated all religions. तो liberals जो है इस तरीके का नेशन चाहते थे जहाँ पे सारे रिलीजन को टॉलरेट किया जाता है। Liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. लिबरल्स जो थे दे बेसिकली वर अपोजिंग द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। जितने भी यूरोप में डायनेस्टिक रूलर्स थे उनके पास अनकंट्रोल्ड पावर था एंड लिबरल्स वर अपोजिंग दिस कि किसी भी डायनेस्टिक रूलर के पास अनकंट्रोल्ड पावर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डायनेस्टिक रूलर अपनी मर्जी से जो भी कर रहा है, ठीक है। सो हिज और हर पावर शुड बी लिमिटेड बाय नेचर। जैसा कि हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा था कि पीपल हैव ट्राइड टू कंट्रोल और लिमिट द पावर ऑफ लुई द 16 एंड एट दैट पीरियड ऑफ टाइम
they tried to convert monarchy into constitutional monarchy, and they tried to actually limit the powers of लुई द 16। और उसी तरीके से लिबरल्स जो है वो पूरे यूरोप में डायनेस्टिक रूलर्स के अनकंट्रोल पावर को लिमिट करना चाह रहे थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। सो इंडिविजुअल्स के कुछ राइट्स हैं, लिबरल्स वांटेड टू सेव दोज राइट्स, ठीक है। उनके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से कोई पॉलिसी नहीं बना सकती। देयर शुड बी सम राइट्स गिवन टू द पीपल एंड दोज राइट्स शुड बी सेफ गार्डेड। Liberals also argued for a representative elected parliamentary government. So liberals के accordingly किसी भी country का government जो है एक representative government होना चाहिए और एक elected government parliamentary government होना चाहिए, ठीक है। So the representatives of the government should be elected by the people, ठीक है। This was basically the concept. But they were not democrats. सो लिबरल्स जो थे उनका ये सारा आइडियोलॉजीज तो था, बट दे वर नॉट कॉल्ड डेमोक्रेट्स, ठीक है। वाई दे वर नॉट कॉल्ड डेमोक्रेट्स? बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि men of property mainly should have the right to vote, कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो वेल्दी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, बस उन्हीं को वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। दे ऑल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर विमेन, ठीक है। सो वो लोग विमेन को भी वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे। दैट इज वाई दे वर not called democrats. So they were liberal in their ideologies, but they were not democrats, because democrats होने के लिए उनका ये belief भी होना चाहिए कि everyone should have right to vote, but they did not believe in this thing. So these were the ideologies of liberals. Now coming to the ideologies of radicals. Radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. So radicals किस तरीके का nation चाहते थे? उनके accordingly वो ऐसा गवर्नमेंट चाहते हैं अपने कंट्री में जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन के बेसिस पे फॉर्म हो, ठीक है। यानी जो कंट्री का मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो जिस तरीके का गवर्नमेंट चाहता है उस कंट्री में वैसा ही गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। मैनी सपोर्टेड विमेन्स सफ्रगेट मूवमेंट्स, तो बहुत सारे रेडिकल्स ने विमेन सफ्रगेट मूवमेंट को भी सपोर्ट किया। सो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन लिबरल्स एंड रेडिकल्स, बिकॉज लिबरल्स जो हैं वो विमेन के लिए तो वोट चाह ही नहीं रहे थे, बट रेडिकल्स वर सपोर्टिंग सफ्रगेट मूवमेंट, ठीक है, फॉर विमेन्स। Unlike liberals, they oppose the privileges of great landowners and wealthy factory owners. So there was also a difference between radicals and liberals in this respect also, कि liberals जो हैं वो wealthy sections के लिए सिर्फ right to vote चाह रहे थे, but radicals का ये मानना था, and radicals were basically opposing the privileges to great landowners and wealthy factory owners. They were not against the existence of private property, but disliked concentration of property in the hands of a few. So radicals were not against private property, लेकिन कुछ ही लोगों के हाथ में सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा ऐसा भी वो लोग नहीं चाह रहे थे, ठीक है। सो दे वर बेसिकली अपोज्ड अगेंस्ट दिस थिंग. सो दीज वर द आइडियोलॉजीज ऑफ रेडिकल्स. नाउ व्हाट वर द आइडियोलॉजीज ऑफ कंजर्वेटिव्स? Conservatives basically accepted that some change was inevitable, but they believed that past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. So ये लोग change में believe तो करते थे, इनको ऐसा लग रहा था कि change तो होना चाहिए, but they also believe that past had to be respected. ऐसा नहीं कि past को बिल्कुल change कर दिया जाए और past को बिल्कुल भुला दिया जाए and everything should be changed. Past should be respected and change had to be brought through a slow process. ठीक है? So there should be no radical change. So these were the ideologies of different groups of people: liberals, radicals and conservatives. And this is very important as far as your examination is concerned. Now moving forward to our next topic, industrial society and social change. So now slowly the society was getting converted into industrial society, and because of the change in industrial society there was some social change happening. So what were those changes? So basically it was a time of profound social and economic changes. ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आ रहा था उस समय. It was a time when new cities came up
एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स डेवलप. सो नए नए सिटीज़ डेवलप हो रहे हैं, नए नए इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप हो रहे हैं. रेलवेज एक्सपैंडेड एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वेमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मैन, वेमेन और यहाँ तक कि चिल्ड्रन भी फैक्ट्रीज में काम करने लगे. वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर. सो दिस वॉज द वर्किंग कंडीशन. वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा होते थे, ठीक है. 9 घंटा 10 घंटा लोगों को काम करना पड़ता था. 11-12 आवर्स भी कभी कभी काम करना पड़ता था. एंड वेजेस वर वेरी वेरी पुअर. सो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ रहा है, बट वेजेस आर वेरी लो, दे आर वेरी पुअर. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. और जिस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियल गुड्स का डिमांड नहीं होता था कंट्री में, तो उस वक्त देयर वॉज ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है. सो अनएम्प्लॉयमेंट वॉज ऑल्सो वेरी कॉमन. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. और जितने भी इंडस्ट्रीज थे, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. So they were not the property of government or group of people. They were the property of individual people. ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रीज थे, almost all of them. Liberals and radicals themselves were often property owners and employers. और जो liberals और radicals जिनके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा, they themselves were the owners of these industries. ठीक है. So but they also believed, liberals and radicals, कि if freedom of individual was ensured, कि अगर इंडिविजुअल्स जो भी वर्कर्स हैं उनका अगर फ्रीडम इंश्योर किया जाए, इफ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रीस्ट्रेन, दे बिलीव्ड दैट सोसाइटीज वुड डेवलप. तो लिबरल्स और रेडिकल्स जो खुद भी प्रॉपर्टी ओनर्स थे, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज उन्हीं का था, उनका ये मानना था कि अगर इंडिविजुअल फ्रीडम इंश्योर किया जाए, अगर पुअर्स को अपॉर्चुनिटी दिया जाए अपना लेबर सेल करने का, और जिनके पास कैपिटल है अगर वो उनको कैपिटल इन्वेस्ट करने का अगर अपॉर्चुनिटी दिया जाए विदाउट एनी रीस्ट्रेन, बिना किसी रुकावट के, देन दे बिलीव दैट सोसाइटीज वुड डेवलप. ठीक है, तो उनका ये मानना था कि अगर ये सारा सिचुएशन अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो सोसाइटी वुड डेवलप. ठीक है. सम नेशनलिस्ट, liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815. और इसी वजह से कुछ ऐसे नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे जो कि एक तरीके का रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, और उस रेवोल्यूशन से वो लोग जो गवर्नमेंट यूरोप में जिस तरीके का गवर्नमेंट परफॉर्म कर रहा था उस गवर्नमेंट को वो लोग एंड करना चाहते थे. ठीक है. एंड दे वर बेसिकली ट्राइंग टू फॉर्म अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इंश्योर फ्रीडम of individuals and many other rights which we have already discussed. So this was the industrial society and social change. And also in France, Italy and Germany and Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. तो liberals, radicals और जितने भी nationalists थे फ्रांस, रशिया, जर्मनी और इटली में, they became basically revolutionaries and they started working to overthrow the existing monarchs. So almost ये जितने भी countries का यहाँ पे नाम दिया गया है, almost सारे countries में there were monarchies operating. फ्रांस में तो monarchy end हो चुका था उस समय तक, but इटली, जर्मनी, रशिया जो है इन सारे countries में monarchy ही था, and people were against this kind of government and they were basically trying to establish parliamentary form of government, representative form of government, जहाँ पे people का participation हो. ठीक है, representative should be elected by the people. Then our next topic is the coming of socialism to Europe. So यूरोप में socialism actually आया कैसे? इससे पहले हम लोगों को सोशलिस्ट्स के आइडियोलॉजीज के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा. व्हाट आर द आइडियोलॉजीज ऑफ सोशलिस्ट्स? सो सोशलिस्ट्स बेसिकली वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो सोशलिस्ट जो थे वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल भी अगेंस्ट में थे. तो उनका ये मानना था कि प्राइवेट पर्सन शुड नॉट होल्ड प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम. और उनका ऐसा लगता था कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसी की वजह से सोसाइटी में जितना भी सोशल इविल्स है, सोशल इल्स है, वो इसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है. और ऐसा क्यों था? Why were they thinking like this? Because individuals owned the property that gave employment, but the property
were concerned only with the personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. So this was the reason why socialists were against private property. Almost all the properties were owned by the individuals, ठीक है, और जो भी फैक्ट्रीज था they were owned by the individuals and they were basically private property, and the individuals who owned private property they actually gave employment, but employment देने के बाद जो propertied section of society यानी जो individuals है who own the property they were only concerned with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. ठीक है, तो जो उस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बना रहे हैं उनसे इंडिविजुअल्स को कोई लेना देना नहीं था. सो दे वेर ओनली इंटरेस्टेड विथ पर्सनल गेन, और उनका पर्सनल गेन फुलफिल हो गया एंड दे वर सेटिस्फाइड विद दैट. So if society as a whole rather than single individuals control property, so now this is the belief of socialists कि अगर सोसाइटी एज अ होल प्रॉपर्टी को ओन करे, ना कि कोई एक सिंगल इंडिविजुअल, तो मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट. तो इसके वजह से क्या होगा कि मोर अटेंशन विल बी पेड टू सोशल इंटरेस्ट, कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट. ठीक है, ज़्यादा सोसाइटी के इंटरेस्ट के बारे में सोचा जा सकेगा. सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में, उन सब के वेलफेयर के बारे में काम किया जा सकता है इफ एंड ओनली इफ society as a whole control the property and not the individuals. So this was the ideology of socialists, and socialists had different visions for future. Some believed in the idea of cooperatives. तो कुछ socialists जो हैं वो cooperatives के idea में भी believe करते थे. Now what do we mean by cooperatives? These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members. Cooperatives basically were business organizations and opened by associations of people, yani group of people. So this business organization or industry is not opened by a single individual. This is opened by association of people who produced goods together, जो साथ में मिलकर कुछ goods produce करते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कोऑपरेटिव से जो भी प्रॉफिट आता है दे डिवाइड अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स. तो जिस मेंबर ने जितना काम किया वो उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट उसको शेयर कर दिया जाता है. सो दिस वाज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड सम सोशलिस्ट्स बिलीव इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स. जैसे अगर कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें तो रॉबर्ट ओवन, he was a leading manufacturer. He sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. Then there was another person in France named Louis Blanc. He wanted government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. ठीक है, so this was about the ideology of socialists and cooperatives, and what were the ideologies of socialists, what was the idea of cooperatives. Then इसमें सोशलिज्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल ने रोल प्ले किया है, हिज नेम इज कार्ल मार्क्स. नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, because if we are studying sociology we need to understand what was the ideology of Karl Marx, because he was the most important person as far as socialism is concerned. So Marx argued that industrial society was capitalist. तो Marx के accordingly जो industrial society develop हुआ है it is basically a capitalist society. ठीक है, जहाँ पे individual owners जो हैं वो कैपिटल ओन करते हैं, वो बिजनेस को ओन करते हैं, एंड दे बेसिकली एम्प्लॉय वर्कर्स एंड दे डू नॉट केयर अबाउट देयर वर्कर्स. और सारा काम जो है उनके फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में वर्कर्स ही कर रहे हैं, बट द कैपिटलिस्ट डू नॉट थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स. कैपिटलिस्ट्स आर ओनली इंटरेस्टेड इन देयर ओन गेन. ठीक है, दिस वॉज बेसिकली द आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स. Let us see what is Karl Marx saying. Capitalists own the capital invested in factories, and the profit of capitalists was produced by workers. So जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि all the capital was owned by the capitalists, factories were owned by the capitalists, और जितना भी profits होता था were produced by the workers. Profits, काम तो workers कर रहे हैं, so profits were produced by the workers. ठीक है, but उस प्रॉफिट का शेयर वर्कर्स में डिवाइड नहीं किया जाता था. द प्रॉफिट वॉज ओनली
taken by the capitalist. Whole of profit was taken by the capitalists and workers were only given wages. और वो भी wages जो है उनके working hours के comparatively बहुत कम हुआ करता था. So they used to work very long hours, but their wages were very very low. Now the condition of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि वर्कर्स जो हैं, पुअर वर्कर्स, उनका कंडीशन तब तक इम्प्रूव नहीं होगा जब तक ये जो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है वो कैपिटलिस्ट्स एक्यूमुलेट करते जाएंगे. ठीक है, तो जब तक कैपिटलिस्ट्स सारे प्रॉफिट्स को ओन कर रहा है तब तक कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव. सो वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. इस वजह से वर्कर्स को ये जो कैपिटलिज्म है इसको ओवरथ्रो करना पड़ेगा, यानी इसको हटाना पड़ेगा इस सिस्टम को. एंड बेसिकली दे विल ऑल्सो हैव टू ओवरथ्रो द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. सो देयर शुड बी नो कैपिटलिज्म, देयर शुड बी नो रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड देन ओनली द कंडीशन ऑफ वर्कर्स विल इम्प्रूव. एंड द न्यू सोसाइटी फॉर्म्ड वुड बी कॉल्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी. और उसके बाद जो नया सोसाइटी फॉर्म होगा उसको कम्युनिस्ट सोसाइटी कहा जाएगा. ठीक है, सो दिस वाज द आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स एंड ही वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मिंग द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म. So support for socialism. So after Karl Marx and many other socialist philosophers, the concept of socialism started gaining support in different European countries. So by the 1870s socialist ideas spread through Europe के through जो है वो socialist idea ये spread होने लगा. And to coordinate their efforts, socialists formed an international body, namely the Second International. This body is very very important, the Second International. So this body was formed, this group was formed, जहाँ पे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज के सोशलिस्ट थे, they started coordinating their efforts. And this particular body was very important as far as spread of socialism is concerned in different European countries, and this happened by the 1870s. Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions. So since Karl Marx was talking about improving the condition of workers, and he also said that workers will have to overthrow capitalism, so workers in England and Germany they got influenced by the ideology of Karl Marx and they began forming associations to fight for better living and working conditions. तो वो लोग, उन लोगों ने अपना एसोसिएशन फॉर्म करना शुरू कर दिया, ट्रेड यूनियंस फॉर्म करना शुरू कर दिया और अपने लिए बेटर लिविंग कंडीशंस और वर्किंग कंडीशंस का वो लोग डिमांड करने लगे कैपिटलिस्ट से. In Germany, these associations worked closely with the Social Democratic Party and helped it win parliamentary seats. So जर्मनी में तो ये जो कुछ associations थे, workers association, they started working closely with Social Democratic Party. This was a political party in Germany, and these workers associations basically helped this political party to win parliamentary seats in Germany. So we can see that there was huge support for socialism in Germany, Britain, then other countries like Russia. Russia even now is a socialist country. So this is the first unit of this lecture. We will cover the second and the subsequent units in our subsequent lectures. Thank you for watching.